अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। नून लीग ने सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं, लोगों ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया है। उन्होंने कहा कि 12 मुहाजिरीन की जो नशिस्तें थीं उसमें से 10 नून लीग ने हासिल कर ली हैं और साथ ही सादा अक्सरियत भी हमें हासिल हो चुकी है। अभी तीसरा मरहला 10 अगस्त को होना है, लेकिन नून लीग ये कह रही है कि हम सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी दूसरी जाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। वो फिर कह रहे हैं कि इंतखाबी धांधली हुई है। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा है कि नून लीग हालात को मज़ीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। पीपल्स पार्टी को नताइज मुस्तरद करके तीसरे मरहले का बॉयकॉट करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। अगर इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है, साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं है, गैर जानबदाराना नहीं है, उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये पीपल पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, कोई वोटर नहीं मानेगा। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा था, एक आपका फर्ज है, सिर्फ 5 साल में आपने एक फर्ज निभाना है कि वोटर जो है वो आज़ादाना तौर पर अपनी वोट कास्ट करे। आप चाहते हैं कि इसको मामूली वाकया समझा जाए इलेक्शन में जो धांधली होती है। जबकि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 2024 की धांधली को दोहराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो अब हुकूमत की यानी कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शर्जील मेमन ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पीएमएलएन के इतनी बेसी, कल जो एक मजाक हुआ, धूप में इलेक्शन कमीशन को बारिश नजर आ रही थी, ये वही तकबर गुरूर है जो हमने 2018 में देखा था। गलत काम किया, चले चुप करके पशेमानी में, फिर आप जश्न भी मना रहे हैं, आप फखर भी कर रहे हैं। और फखर किस चीज का कर रहे हैं आप लोग? इसके जवाब में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने जवाब देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रही है। 18 बरस हो गए सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, लेकिन ये अपना बयानिया नहीं बना सके। इन्होंने क्या काम किया है ये अवाम को नहीं दिखा सके हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये रोने धोने का आगाज कल 10:18 से शुरू हो गया था और 10:18 पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए। पीपल्स पार्टी की तरबियत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने इस हद तक गिर जाना है और पीटीआई का पार्ट 2 बनना है। अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, आप उसको लात मारें, आप कहें हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। जी राना साहब, ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। जो लीडरान कह रहे हैं, नून लीग दावा कर रही है कि जी हमने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है और पीपल्स पार्टी ने जो उनको टाइम दिया था वो टाइम भी ख़त्म हो गया, अब आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याद करें, मैंने कहा था कि ये लड़ाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी जी। और बहुत से लोगों का इसरार था कि ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। मीटिंग भी हुई, एक मुजफ्फराबाद में मीटिंग हुई, हाँ जी, सारा कुछ हुआ, लेकिन फैसले किसी और जगह पे कुछ हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी को इससे बड़ा झटका भी एक और लगना है। मैं जो आपको खबर दे रहा हूँ ना, इस बात को ज़हन में रखिए। पीपल्स पार्टी को एक झटका और लगना है। ये तीसरा मरहला है या कोई और झटका है? ये तीसरा मरहला भी है और एक और झटका भी है। अच्छा, ठीक है। ये मैं जो खबर दे रहा हूँ इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये लगना है, झटका भी लगना है, तीसरा मरहला भी होना है। और अब सियासी परिंदे दोनों सियासी जमातों से उड़ेंगे। अच्छा, आप ज़रा गौर करें ना, पाकिस्तान की सियासत जो चीज़ कहती है मैं उसकी तरफ इशारा करता हूँ। तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान खुलकर बोलना शुरू हो गई है जी। MKM 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है गुज़श्ता रोज़ जो हुआ जी। मुस्लिम लीग नून जो है उसके अंदर से भी 2 तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ लोग इंतहाई जज्बाती बातें कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल खामोश हैं। कल एक बड़ी मुलाकात हुई है जी, सुना है कि उसमें पैगाम भी कोई गया। और इसी तरह आप आगे आ जाएं, मुस्लिम लीग काफ, कल उनका एक उम्मीदवार इलेक्शन हारता है गुजरात से, और मुस्लिम लीग नून के आबद कोटला साहब जो वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं वो भी बड़ी सख्त है जी। काफ लीग भी अंदर से सख्त नाराज़ है। अब इस काम में पाकिस्तान पार्टी ने कल जो किया वहाँ पे आपने देखा ना, शादरे में लड़ाई हुई, उन्होंने कहा जी हमारे साथ। फिर आप आ जाए शकरगढ़ में जहाँ पे एहसन इकबाल साहब का हल्का है, जहाँ पे मरकज़ी मुस्लिम लीग दानियाल अजीज़
ये सारे मिलकर एक आम कारकुन को खड़ा करते हैं। और वहां पर मैंने देखा बेल्ट पेपर ऐसे पकड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं। और आज लाहौर में उन्होंने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर आज लाहौर में ही डायलॉग कमेटी जो है उसकी भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें दुरानी साहब सारे थे। और उन्होंने गई है जी, महमूद मौलवी साहब को दिखाया गया। फिर उसके बाद आप देखें MKM के वसीम अख्तर भी थे उसमें जी, ये खबर है, वो भी थे उसमें। और कहा क्या है कि कौमी हुकूमत फुल फॉर बन जानी चाहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है, इंतजामी यूनिट, कौमी हुकूमत। और हम एक पटिशन कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी से मुलाकात हो जाए, ताकि हम उन्हें कौमी हुकूमत की बजाय, उन्होंने कहा कि इंतजामी यूनिट पे। अच्छा, वो तो ऑलरेडी बानी तहरीक इंसाफ का बयान वायरल कल से हो रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद अलीमा खान मियांवाली आज पहुंची, वहाँ से उन्हें पहले इजाज़त दी गई, फिर उन्हें वहीं से वापस कर दिया गया। अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि काम, जिन्होंने कहते हैं ना, काम पै गया। आज फिर राना सनाउल्लाह साहब बोले हैं जी, ठीक बोले हैं अपनी तरफ से। वो मोहसिन नकवी साहब अपनी बात पर आज भी स्टैंड लेके खड़े हैं। राना साहब ने क्या कहा? राना साहब वो सुना दें हम पहले, राना साहब ने क्या कहा है? कि मैं तो उनको यही अर्ज करूंगा कि आपने भले 30 साल का सफ़र जो है वो 3 सालों में तय कर लिया है, आपको मजीद इस बारे में जो है ना वो गौर व फिक्र की ज़रूरत है। इस किस्म की बात जो है ना वो करने से पहले अगर आप किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते तो सोच समझ लिया करें। फिर उन्होंने जितनी बातें उस दिन की हैं, मैं किसी बात से मुतफिक नहीं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेस्ट थी। ये आपने जो है गुफ्तगू सुनी है, लेकिन साथ ही आज खबर ये भी है राना साहब के मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इसको नज़रअंदाज किया जाए, मामलात को जो है वो चलाया जाए, ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचा जाए जिससे इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाए। बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है आज का, वो को 2.5 महीने पहले का नहीं है, कोई 2.5 दिन पहले नहीं, कुछ 2.5 घंटे पहले ना हो सकता। अच्छा, वैसे आज टोन मुख्तलिफ थी उनके, जो पहले 2 दिन बयान आते रहे। बड़ी सख्त बात मैं आपसे कह दूँ कि जनाब फला बंदा जो है ना बड़ा ही गंदा है, और साथ कहते हैं ये बहुत ही बुरा है। फ़र्क क्या है? टोन का नहीं, टोन का फ़र्क है ना, अल्फाज का तो नहीं ना फ़र्क। हाँ, नहीं, मैसेज पहुंच जाता है, मैसेज पहुंच जाता है। दूसरी बात है कि वो जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन साहब ने तो बहुत देर पहले और भी बहुत सी बातें की थी हमारे। अच्छा, सुहेल वराइज कुछ और कह रहे हैं जी, अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं, सुहेल वराइज साहब कुछ और कह रहे हैं, और दीगर तजियाकार जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। हमें बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे थे जो एक पेज कहते थे, तो एक पेज तो 3 वजीर तो एक साइड पे हो गए, ये भी तो उसी पेज का हिस्सा ना, हुकूमती पेज मैं कह रहा हूँ ना। जी जी, हुकूमती पेज तो एक था। अलीम खान के बयानात आपके सामने आ गए, और मुस्तफ़ा कमाल के बयानात आपके सामने आ गए। मोहसिन नकवी साहब के बयान नहीं है वो। अच्छा, मैं उनकी बात से इत्फाक करता हूँ, किसी को इत्फाक हो या ना हो, मैं इत्फाक करता हूँ। मैं इसलिए इत्फाक करता हूँ, मुझे एक बात बताएं, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हर रात हम एक अज़ियत सहते हैं, हर दिन हम एक अज़ियत सहते हैं। बारिश ना हो हम फिर भी अज़ियत सहते हैं, बारिश हो हम फिर भी अज़ियत सहते हैं, बिजली आए हम फिर भी अज़ियत सहते हैं कि यूनिट ज़्यादा हो जाएंगे, बिजली ना आए हम फिर भी अज़ियत सहते हैं। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, हमारे यहाँ पे ज्यादा होती हैं जी। लगता है कि जंग साढ़े ना लगी है। बांग्लादेश ने कितने माह से कीमतें बरकरार रखी हुई, क्या उनका पेट्रोल कहीं और से आता है? क्या वो इस खित्ते में नहीं है? क्या वो हमसे बड़ा मुल्क है? क्या उनके पास हमसे ज्यादा रिसोर्स है? ठीक है, जब आप घर से अपने घर के महीने का आगाज ही 1 लाख रुपए उधार से करें, मुझे बताया ना, मैंने अक्सर कहता हूँ हम वो कौम है, हम कर्ज लेने के बाद बंगला डालते हैं जी। हम कर्ज उतारने के बाद बंगला नहीं डालते, हम कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने पे खुश होते हैं। हमारा हम कर्ज को माफ भी नहीं कराते, बल्कि कहते हैं हम मजीद इस पे आपको पैसे देंगे लेकिन 2 महीने बाद कर लेना जी। हम उस पर भी खुश होते हैं। हम कभी खुश हुए इस बात पे? हमने कभी कोई ऐसा दिन मनाया कि जब हमारी जिंदगी में ऐसा दिन आए किसी भी हुकूमत में कि जनाब आज पाकिस्तान तमाम कर्जों से बरी हो गया, आज पाकिस्तान जो है वो अपना करेगा, आज पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देने वाला होगा? ये ख्वाहिश है ना हमारी, इसके लिए सारे मेहनत करते हैं ना। बहुत से लोग ठीक मेहनत भी करते हैं ठीक, लेकिन बहुत से लोग क्या मेहनत है दूसरी। आपने ख्वाजा आसफ साहब का बयान सुनाया, मैं उन पे आ जाता हूँ, तो फिर ख्वाजा साहब को फैसला करना चाहिए और उनकी जमात को फैसला करना चाहिए।
वैसे ये उन्होंने मैसेज दिया है कि अब हमें फिर इस हवाले से देखना भी चाहिए। जैसा उनकी आपने जमात वैसे जो मर्जी करे, लेकिन उनको फैसला कर लेना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वेलकम बैक जी। ये दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंचा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस दूसरे मरहले तक का ही टाइम दिया था। नून लीग को कह लें या इलेक्शन कमीशन को कह लें, इलेक्शन कमीशन पर जो है वो पीपल्स पार्टी एतराज़ात उठा रही है और पीपल्स पार्टी में अब दो आरा पाई जाती हैं। एक राय ये है कि इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया जाए, जिस तरह की बात राजा परवेज़ अशरफ साहब कर रहे थे, लेकिन दूसरी राय ये भी पाई जाती है कि हमने एक कोताही की थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के होते हुए। उन्होंने कहा था कि आइंदा कभी हम इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं करेंगे, तो शायद बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। लेकिन नून लीग दावा कर रही है कि हमने सादा अक्सरियत भी हासिल कर लिया है। बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर दूसरा मरहला इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़श्ता कल दिन गुजर गया है उसका इंतजार कर रही थी। अब सर पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी? पीपल्स पार्टी किस तरह से नून लीग की जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ चलेगी? क्या फैसला करेगी पीपल्स पार्टी? क्या कर सकती है? देखिए, मैं तो एक अदना सा कारकुन हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले ऐलान कर चुका है दूसरे मरहले से पहले कि अगर आपने इस मरहले में भी धांधली की है तो फिर आपका दड़म तख्ता हम कर देंगे, यानी इस्लामाबाद का वफाकी हुकूमत का। तो देख रहे हैं कि क्या सूरत-ए-हाल है। इस मरहले में भी तकरीबन हमारी 34 ज़्यादा कंप्लेंट मौजूद है और एक हमारा मजीद एक कारकुन शहीद हुआ। हमारे MNA जो है ना उसको गोली लगी है। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर लतीफ़ अकबर साहब जो है ना उसको तशद्दुद का निशान बना है। तो ये CCD की मदद से ये नून लीग के गुंडे जिस तरह गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन मैं एक सवाल रख रहा हूँ कि ठीक है यकीनन उनके पास अक्सरियत होगी और ये आज़ाद कश्मीर को हुकूमत कहाँ से चलाएंगे? आज़ाद कश्मीर के अंदर से तो नहीं चला सकते हैं। ये लाहौर से अगर चला ली, सारी काबीना दर बैठ जाए तो एक अलग बात है। और अगला जो मरला आएगा जो कि सारा सेंसिटिव एरिया है, तो मुझे नहीं पता। बिलावल साहब तो ऐलान कर चुके हैं कि मैं बाग में और पूंछ में दूसरे जगह पे जलसे करूंगा। तो ये नून लीग के कैंडिडेट घर से निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे? और उसके बाद जाके ये जो कश्मीर का एक्शन कमेटी का जो मसला है या उनकी जो एहतजाज है उनको ये कैसे एड्रेस करेंगे? और मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग ने कश्मीर खास को नुकसान पहुँचाया, चाहे राना सनाउल्लाह हो, चाहे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शक्ल में हो। तो उन्होंने जो पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर की आज़ादी के लिए, और हमारे सिविलियन ने, हमारे फौजी, हमारी कबायली रहनुमा जिन्होंने शहादतें दी है, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर मैं ये समझ रहा हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने पानी फेर लिया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि, और मुझे ये चीज़ है कि चलो 10 अगस्त के बाद सादा अक्सरियत यकीनन उनकी है। तो मैं ये कहूँगा जो अगला आपने सवाल नहीं किया मैं एडवांस में बता दूँ, बाइकाट का मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ताकि मजीद इनके औकात जो है ना वो आवाम के सामने आ जाए नून लीग के। और जहाँ कादर मंदोखेल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज खिताब करते हुए कहा है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये बिलावल साहब ने भी कह दिया, शर्जील साहब ने भी कह दिया, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कह दिया। लेकिन क्या किसी जगह कोई ऐसी गुंजाइश है कि मुल्क के वसी तर मुफाद में और जमहूरियत को बचाने के लिए हम फिर इकट्ठे हो जाएं? देखिए, ये एक पेचीदा सवाल है और मैं कारकुन आदमी हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जब मेरे चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है, दोबारा कर दिया ऐलान इस हवाले से, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर यकीन करना चाहिए। और सियासी जदोजहद या पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली लाना आइन के आर्टिकल 95 सेक्शन 1 के तहत अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में हम कोई जो है ना वो शोधा की यादगारों को आग लगाने वाले नहीं है, ना हम किसी सरकारी अमला को आग लगाने वाले हैं। सियासी तहरीक को, और मैं ये कहूँगा ज़रूर दड़म तख्ता होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूँ कि PTI एहतजाज पे, एक्शन कमेटी एहतजाज पे, मौलाना साबर हम चूँकि एहतियाती है कश्मीर में, ये एहतजाज होंगे। तो ये बताओ कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत कितने दिन तक करेंगे, जहाँ उनके अपने वजीर उनको फरसुदा निज़ाम कहता है और पता नहीं क्या क्या कहता है, मोहसिन नकवी साहब। तो ये सारी चीज़ें सामने,
तो मैं हैरान हूँ कि ये कितना अर्सा चलाएंगे और कैसे चलाएंगे, मुझे इसका नहीं पता। बिल्कुल ठीक है जी। अली गौहर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बलोच साहब, हमारे साथ कादिर खान मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं। आप उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि आप दावा तो कर रहे हैं कि सादा अक्सरियत आपने हासिल कर ली और आप कर भी लेंगे, चलें आप हुकूमत भी बना लेंगे, लेकिन उनको ये शक है कि आप लोग हुकूमत चला नहीं सकेंगे। आप लोग कैसे आपके कैंडिडेट्स बाहर निकलेंगे? आप लोगों को अवामी सपोर्ट हासिल नहीं है आज़ाद कश्मीर में। देखिए, बात यह है कि मैंने कुछ गुफ्तगू भाई कादर मंदोखेल की सुनी है और जाहिर है कि अगर PMLN ने हुकूमत बनाई है तो ये कहना कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई कैंपेन नहीं चला सकता, ये अल्फाज मेरी समझ से भी बालातर हैं। अच्छा। और ये हुकूमत बनेगी, लोग तो ये कहते थे कि जनाब PMLN के लोग और फलां लोग जो है वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। इवन पीपल्स पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता था। आज पूरे पाकिस्तान में हुकूमत भी चल रही है, हम तमाम पार्लियामेंटेरियन हलकों में जाते हैं, तरक्याती काम भी करवा रहे हैं, लोगों की गमियों खुशियों में भी शरीक है। बानी PTI ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लोग इनके बच्चों से शादियां नहीं करेंगे, वो जिन लोगों ने अदम एतमाद में PTI के लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला था। तो यकीन करें कि राजा रियाज साहब के बेटे की शादी उसके 15-20 दिन के बाद हुई थी उनके इस बयान के। तो मैं गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन बातों का फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है अली गौहर बलोच साहब, तहरीक इंसाफ को साइड पे कर देते हैं। अब तो आपकी सबसे बड़ी इत्तेहादी, जिन्होंने आपको वोट दिया, आप वज़ीर आज़म बने, उसके बाद सदर की बारी आई। अब वो कह रहे हैं कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो आपको कह रहे हैं कि आप फार्म 47 के थे पाकिस्तान में और फार्म 47 प्लस जो है वो आप कश्मीर में है। ये हमने नहीं कहा, ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। क्या इत्तेहाद ख़त्म हो गया? और आप ही के इत्तेहादी तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान भी यही बात कह रही है। देखिए, बात यह है कि इत्तेहाद होना किसी एक हुकूमत को, हमारा सिंध में इत्तेहाद नहीं है, कोई हमारा किसी और सूबे में इत्तेहाद नहीं है, मरकज़ की हद तक है। जाहिर है वहाँ पर किसी एक पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं थी और इत्तेहादी हुकूमत बनना एक मजबूरी थी। और ये हम मानते हैं कि हमारे इत्तेहाद की वजह से ही जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान असफ अली जरदारी साहब मुंतखब हुए, हमारे वोटों के ज़रिए से ही चेयरमैन सेनेट बने और उसके बाद हमारे इस इत्तेहाद की वजह से गवर्नरशिप्स मिली हैं पीपल्स पार्टी को। और जाहिर है कि अगर ये इत्तेहाद ख़त्म होता है तो इसका एक तरफा नुकसान को PMLN को नहीं होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ये गुजारिश करता चलूँ कि अगर उल्टी गिनती शुरू, अगर हम कहें कि उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी की शुरू हो गई है, तो मकसद ये है कि ये तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं। अभी कश्मीर में भी हमने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, इससे पहले जनरल इलेक्शन में भी हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। हमको एक दूसरे में जाम नहीं हुए। हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो तनकीद भी कर सकती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे सकती है, वो जिस अंदाज से मर्जी सोचे। तो जाहिर है मैं समझता हूँ कि ये तो चले बात, अगर इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस वक्त भी देख लेंगे कि इत्तेहाद के ख़त्म होने के बाद क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। तो मैं तो जाहिर अगर इनकी लीडरशिप कह रही है, मंदोखेल साहब मेरी गुजारिश सुन लेना, ये मेरी सर गुजारिश सुन बताइएगा लेना, कि जो आपकी क़यादत है, बिलावल साहब जो है उनकी जानिब से भी कहा गया, उल्टी गिनती की बात की गई, फिर जो है वो आपकी बाकी लीडरान भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन जब अभी अली गौहर बलोच साहब ने इनडायरेक्टली बात की, लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा जो है वो रिकॉर्ड पे भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आप बेफिक्र हो जाएं, ये 8-10 दिन है पुरानी तनख्वाह पे आएगी। तो ये उल्टी गिनती, इल्ज़ामात, फार्म 47, जाली मैंडेट, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के बाद भी वो उनके बकौल जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे आएगी, तो यही मतलब होगा जिसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साकिब रशीद साहब, आप और राना साहब बड़े दूर तक जा रहे हैं कि आपका इत्यादि ताने दे रहे, IPP ताने दे रहे, फलाना दे रहे। बाबा इनकी अपने वजीर का बिना कि वो कहता है ये फरसुदा है, शहबाज शरीफ साहब वो 12 घंटे के बजाय 18 घंटे काम करे तब भी कुछ नहीं होगा। मतलब वो ये कह रहे शहबाज शरीफ फजूल का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा।
वो जो नालायक बच्चा होता है स्कूल में, आप उसको 2 थप्पड़ भी मारे, कलम दवात भी आपके पकड़ा दे और फिर वो कहते थे मुंह दीवार की तरह बैठ के ये तख्ती लिख दे, वो नहीं लिख सकेगा। तो ये तो क्लियर कट उसकी अपनी काबीना के मेंबर में। दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून हमारी क्या उल्टी गिनती करेंगे, इनके पास सिर्फ इतने इख्तियारात है कि हमारे 2 सूबों के गवर्नर पंजाब और पख्तूनख्वा का हटा देंगे, बाकी न ये सदर पाकिस्तान को हटा सकेंगे, न ये सेनेट के चेयरमैन को हटा सकेंगे, न ये डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को हटा सकेंगे। उसके लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी चाहिए या पीटीआई वाले इनके साथ मिल जाए, तब जाके ये काम हो सकेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून के दोस्त इतने बड़े ताने जब हमें दे रहे हैं कि भाई आपको आईनी हमने ओहदे दिए, तो आपको हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया जो कि घर में भी कोई नहीं बना रहा था आपको, तो आप ये कहते हैं नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले हम कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर आला है, हम स्टेप डाउन करते हैं, एतमाद को वोट लेते हैं, चलो भाई नहीं चाहिए पीपल्स पार्टी को वोट। कादिर मंतोखेल साहब, ये जो चेयरमैन सेनेट और सदर साहब हैं, ये भी फॉर्म 47 के चेयरमैन सेनेट और फॉर्म 47 के सदर साहब हैं, क्योंकि नून लीग के वोट अंदर शामिल हैं। सर, कंफ्यूजन पैदा हो रही है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये तो बड़ी लंबी डिबेट है। अगर मैं कहूँगा इलेक्शन कमीशन ने सारा काम गलत कराया, जो कि मेरे हल्के में भी गलत कराया, मुस्तफ़ा कमाल को 3800 पे मैंने बना के बिठाया और यकीनन अली गौहर बलोच साहब को भी हराया, ये भी फॉर्म 47 का ही वो है विक्टिम है। तो मैं ये कहूँगा राना सनोला भी फॉर्म 47 का विक्टिम है, जिस तरह बिलावल साहब को लाहौर से फॉर्म 47 के तहत आ रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चलो उस पुरानी डिबेट पे नहीं जाते, अभी मौजूदा डिबेट पे आया, ये हमारी उल्टी गिनती है या उल्टी गिनती है, तो इस पे कर ले। और शर्जील मेमन जो हमारे वजीर इत्तलात है वो पहले ही ऑफर कर चुके हैं कि आप मरियम बीबी पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे, हम सिंध असम्बली से कर दे, दोबारा इलेक्शन करा दे, पता चल जाएगा कौन 45 के कौन 47 के। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है। हाँ जी, अली गौहर बलोच साहब, बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है कि आप पंजाब से दें, हम सिंध से देते हैं, तो मुकाबला कराने लोग तो तैयार बैठे हैं कि किसी एक को तो करेंगे ना, कोई एक तो ठीक होगा। देखिए बात ये है राना साहब के जो उल्टी गिनती की बात है वो पीएमएलएन ने तो नहीं की ना, पीपल्स पार्टी ने की है। ये तो मेरे भाई कादिर मंतोखेल को पता है। ये कहते हैं कि हम पर तनकीद करते हैं, हमारी तरफ से तनकीद नहीं हुई। ये बात बिलावल भुट्टो साहब ने की है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमने तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जिस निज़ाम की बात की है मोहसिन नकवी में, मैं आपकी और कादिर भाई की खिदमत में भी ये कहूँगा कि क्या वो उन्होंने उनका इशारा सिर्फ मरकज़ की हुकूमत की तरफ है, क्या सूबाई हुकूमत और पूरे निज़ाम और पूरे सिंध हुकूमत उससे बरीउज़्म है? तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जिस तरह से इनको चाहिए ये था कि जिस तरह से गिलगित में इनकी कामयाबी के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फराख दिली का मुजाहरा किया, इनको मुबारकबाद देनी चाहिए। इन्होंने इनसे कश्मीर में जो पीएमएलएन की कामयाबी है वो क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। और इस तरह से जाहिर है कि अगर इनको इतराज़ात होंगे तो उसके फॉरम्स मौजूद हैं, वहाँ पर ये जाकर कर सकते हैं। पहले 13 हल्के गए, फिर पता नहीं 8 पर आए, अब आहिस्ता आहिस्ता 2 हल्कों पर कश्मीर पर आ गए। जाहिर है कादिर साहब भी को कश्मीर से तो कॉन्टेस्ट नहीं करते और ना ही मैं उधर से कॉन्टेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं कश्मीर कैंपेन में ज़रूर गया हूँ और मैं बड़े बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ कि यकीन करें कि मेरी आंखों के सामने इंतहाई पुरअमन इलेक्शंस हुए हैं। और मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन में मैं उधर रहा हूँ, मैं उस कैंपेन में भी उधर रहा हूँ। अच्छा, ये मैं बिल्कुल, ये भाई कादिर को पता है कि मेरा इनका भाई हमारे कारकुन शहीद हुए हैं, गलत बात नहीं सदर आजाद कश्मीर पे हमला हो गया, हमारे एमएनए जख्मी है, जय पुरअमन खुदा को वानो यार अली गौहर साहब, कादिर भाई सदर आजाद कश्मीर पे हमला हुआ है, हमारा एमएनए जख्मी है, आप कहते पुरअमन नहीं कादिर भाई मैं मेरी बात सुने। अगर कहीं पर कोई इस तरह का वाकया हुआ है तो बिल्कुल जिन लोगों ने जो मतलब वहाँ पर आपकी रिपोर्ट हो चुका है, एंट्री हो चुके हैं थाने में, वहाँ पर आपकी हुकूमत है, वो उन लोगों को गिरफ्तार करें, उनको पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने किया है। हर जगह पर नहीं, एक वाकया हो गया तो आप कहें कि फलां कैंडिडेट पर भी हमला हो गया है, किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। अब अपनी तरफ से आप नून लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें कि उधर पीपल्स पार्टी वालों ने ये मार दिया, फलां को वो मार दिया, तो ये तो फिर एक सियासी स्टंट हम कह सकते हैं।
ये बिल्कुल ये मार था। हाँ, बंदा जरूर एक हलाक हुआ है। मैं कहता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जिसने भी वो काम किया वो शहीद हुआ है अली गौहर बलोच साहब पार्टी का, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, वो जिस भी पार्टी से। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करते हैं अली गौहर नहीं मंदोखेल साहब, आप लोगों की गवर्नमेंट है वहां पे सर, आपका वजीर आजम है। हुकूमत के हाथ कट जाता है, ये इलेक्शन कमिश्नर के अंडर है। सदर आजाद कश्मीर के ऊपर हमला हुआ है, इससे ज्यादा मैं कहता हूँ क्या हो सकता है उसके लिए शर्म की बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। आप जो हमारी हुकूमत की बात कर रहे हैं, उनकी हाथ कट चुका है इलेक्शन शेड्यूल के बाद। अली गौहर बलोच साहब, आप भी पार्लियामेंटियन रहे, वो कट जाता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ इख्तियार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी गैरत दिखा दे, बेजमीरी के तो उसने इंतजार कर दिया। कर ले। नहीं कादर भाई, मेरा एक आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे कत्ल हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने करनी है पुलिस ने करनी है? इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन इजाजत देती है, पुलिस नहीं। इलेक्शन कमीशन का काम निगरानी है। इलेक्शन कमीशन का रूल ये होता है, सुन लेना मेरी गुजारिश सुन ले, क्या बात करते हैं? कार्रवाई पुलिस ने करनी होती है। पुलिस को भी हिदायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर देता है अगर उसका ज़मीर जिंदा हो तो। नहीं मेरी गुजारिश सुने, इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि कोई अगर बिला वजह मर चुका है, मैं बता रहा हूँ, अगर उसका ज़मीर जिंदा है तो उनकी अपनी सदर रियासत के सदर के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा सर, एक बात बता दें मंदोखेल साहब, जो बात साकिब ने भी की है, मैं भी करता हूँ और हमजा भाई भी कह रहे हैं। कादर मंदोखेल साहब, आपके लिए सवाल है, ये अली गौहर बलोच साहब इशारा दे रहे हैं कि आपने पुरानी तरह पे आके काम करना है, ये एक सियासी नारे हैं। नहीं हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही रहेंगे, वैसे जज्बाती हो जाते हैं। ले सुन ले, इसका जवाब आप ही दे दें, हम क्या करें? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मजीद इस फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी को चलना चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा, मैं भी अली गौहर बलोच की तरह जो है एक अंधा सा रुकन हूँ। मेरी पार्टी पहले से ऐलान कर चुकी है, दड़म तख्त का ऐलान कर चुकी है, और मैं तो पिछली असम्बली में भी नून लीग के खिलाफ तक कि जब नून लीग के साथ हमने अपनी जो गंद इनके ऊपर उछाला जा रहा है उसके हम पर भी गिर रही है, वो तो मैं पहले कहता आ रहा हूँ। लेकिन फैसला तो मेरी क़यादत ने करना है, और मेरे ख्याल में मेरा क़यादत फैसला कर चुकी है। मेरा भी सवाल लेना है फिर कादिर साहब ने। जी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो 47 बकौल इनके जो 47 के वोट हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को डाल जाएं तो वो फिर तो वो तो पारसा पाकीज़ा हो जाते हैं, और चेयरमैन सेनेट को डाल जाए तो वो भी पाकीज़ा हो जाते हैं, और वो बाकी फिर 47 के इनके बकौल। और दूसरी बात ये, मुझे ये बताएं कि सिंध के अंदर पीटीआई वाले दुहाइयाँ डालते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारा वो कराची से मैंडेट छीना है, और जो पीपल्स पार्टी ने सीटें जीती हैं, क्या वो आपको 47 का ताना नहीं देते? छोड़े इन बातों को, ये अभी 47 और एक और बात छोड़े, कैसे इन बातों का जवाब ले लेना। अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन है, कैसे छोड़ूं? मेरी प्रेडिक्शन है, आप मुझे बताओ, सुन लो, आप पीटीआई के नुमाइंदा बने हो, नून लीग तो मेरे ख्याल में इसी पे आपको शौकास दे देगा। आप मुझे बताओ, क्या पीटीआई जो तनख्वाह हुकूमत पे बैठी है, क्या मौलाना फजल रहमान इसको नहीं कह रहे कि ये फॉर्म 47 के तहत बैठी है? आप मुझे बता दूं कि मेरे हल्के में मैं पीटीआई को पिछले इलेक्शन में 6ठे नंबर पे छोड़ चुका हूँ, ये मुखबर खास मुस्तफा कमाल को 4थे नंबर पे छोड़ चुका हूँ, आपकी कैंडिडेट पूरे पीडीएम कैंडिडेट को मैं 2रे नंबर पे छोड़ चुका हूँ, टीएलपी को 3रे नंबर पे छोड़ चुका हूँ, और फॉर्म 47 के तहत ये मुखबर खास को मैंने बनाई है। आज भी मेरे पेंडिंग है। अली गौहर बलोच साहब, एक चीज ये कह रहा हूँ, अली आपके बलोच साहब, ये डिबेट बहुत हो गई। आप एक और सवाल का जवाब दे दें सर, कि इंतजामी यूनिट्स और सूबों की जो बात हो रही है उस पर मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? फिर बंदोखेल साहब, आप भी इस पे थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी जो पार्टी है वो कर रही है, लेकिन आप दोबारा हमें बताइएगा, क्योंकि अब जो मामला ऐसे लग रहा है चीज़ें बड़ी सीरियस जो फेज में शामिल हो रही हैं, और ये जो या तो इंतजामी यूनिट्स बनेंगे या नए सूबे बनेंगे, तो इस पे मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है सर?
बलोच साहब? देखिए, बात यह है कि एक तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने पार्टी की तरफ से बयान दिया कि इसके ऊपर जो है वो पूरा कमीशन बनना चाहिए, और वो इस पर बैठकर, जाहिर है कि वो अगर कमीशन बनेगा तो वो किसी एक पार्टी का नहीं, वो पूरे मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। दूसरी बात ये है कि इन चीज़ों का जो भी फैसला होना है वो मैंने और कादर मंदोखेल ने नहीं करना, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने इस पर बात करनी है। चले, आप अपने जाती हैसियत बता दें, कुछ भी अली गौहर बलोच साहब, आप जाती से बता दें कि सूबे बनने चाहिए या नहीं। चले, देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ सूबे बनना नहीं है, पाकिस्तान के बेशुमार मसाइल हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं राना साहब, फिर मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लें। पार्लिमान जो है उसका काम कानून साजी करना है, और कोई जमूद का शिकार नहीं हो सकती। पहले भी तरमीम हुई है। बात यह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन जहां तक सूबे बनाने की बात है, वो कोई भी ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार नहीं करना चाहिए जो कानून और आइन जिसकी इजाज़त नहीं देता। और इस पर इत्तफाक़े राय पैदा करने के लिए पूरा मुल्की लेवल पर कमीशन बनना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उसके बाद नतीजा अखद होगा। मैं और कादर मंदोखेल कैसे कह सकते हैं कि बनना है या नहीं बनना। जी मंदोखेल साहब, आप क्या राय रखते हैं इस पे? जी बिल्कुल, मेरी राय वही है जो आइन और कानून में दर्ज है, सुकून के हवाले से, कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनना है वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो, और उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी से तरामीम कर ले। पंजाब ऑलरेडी ये करारदाद पास कर चुकी है, पख्तूनख्वा ऑलरेडी ये करारदाद पास कर चुकी है। जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरे हो चुके, वहाँ से बिस्मिल्लाह कर ले। फिर सिंध में कोई गैरत पकड़ ले, 2/3 मेजॉरिटी लाए, जरूर ये शौक पूरा कर ले। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? जो आइन के अंदर जो शराइत मौजूद है उसके तहत चले, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर बलोच साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। 5 अगस्त का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासा अहमियत इख्तियार कर चुका है। क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का, एहतजाजी कॉल का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट क्या कर रही है? इसी हवाले से हमने बात करनी है। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, आप लोग 5 अगस्त को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या प्लान कर रहे हैं सर? देखिए सर, प्लानिंग तो मैं हमेशा की तरह नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, क्योंकि बहुत से वर्कर हैं, उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। पेशावर के अंदर एक पूरे खैबर पख्तूनख्वा का एक अजीम शान जलसा होगा। उसके लिए आपने देखा कि बड़ा जोर लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब और अपने MPs को, अपने मिनिस्टर्स को, सबको उन्होंने पाबंद किया है। आम आवाम को भी, विंग से भी बात हुई है। दूसरी तरफ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो तंजीमों को बताया गया है कि वो अपने माहौल के मुताबिक जो है वो जो उनकी रीजनल बॉडीज़ ने और प्रोविंशियल बॉडीज़ ने उनको इवेंट्स असाइन किए हैं, वो उसके मुताबिक करेंगे। हम एक अच्छा ग्रैंड शो एक्सपेक्ट कर रहे हैं KP के अंदर। आपने देखा होगा कि कराची वायद ऐसी जगह है कि जिधर पिछले 5 दिनों से अली मादल शेख साहब मुसलसल मोबिलाइजेशन रैलीज जो है 5 अगस्त से पहले की वो कर रहे हैं। अच्छा बेहतर क्राउड है। पंजाब में सख्ती होती है 5-6 दिनों से डोर नॉकिंग शुरू हुई है। कल कुछ देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए उस्मान अकरम को भी लाहौर से गिरफ्तार करके ले गए थे, आधे घंटे बाद छाड़ देता। डोर नॉकिंग जो है वो शुरू हुई है। कई जगहों पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं पंजाब में। आपने देखा कि आज जरीमाबाजी भी गई तो उन्हें मियाँ वाली पे पहले आके फिर रो के चलो जी तुसी वापस चलो। तो वहाँ पे एक इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि तमाम विंग्स जो है राजा साहब ने उनको डायरेक्शंस दी हैं कि वो इकट्ठे होकर ये करें। तो हम अच्छा बेहतर, क्योंकि बड़े अरसे से बीच में गैप आया हुआ है, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ये एक अच्छा शो होगा और फोर्सफुल होगा और इम्पैक्टफुल होगा। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वो किस तरह का इवेंट होगा 5 तारीख को, वही वो जो क्राउड है वही उसका नतीजा डिफाइन करेगा। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये बिल्कुल पीसफुल
प्रोटेस्ट होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त होता है। किसी भी एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका मुतशद्दिद होना या उसके अंदर किसी सख्ती का आना उसकी गुंजाइश ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ पहुँचानी है और वो अगर आप पहुँचाना चाहें तो बड़ी तादाद में निकल कर एक बहुत फोर्सफुल आवाज़ जो है वो पहुँचाई जा सकती है, दुनिया की आंखें खोली जा सकती हैं। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोग शामिल होंगे इसमें। देखें, वर्कर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, वो बेचारे तो हर जगह मेहनत करते हैं, मगर एक बात हम सबको समझनी होगी और ख़ुसूसन हमारे दोस्तों को, भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियों को, कि जब तक पब्लिक एट लार्ज किसी भी एहतजाज में, किसी पीसफुल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनती है, वो कभी फोर्सफुल हो ही नहीं सकता है। आप लोग अपने MNAs को कहें, MPs को कहें निकलो निकलो, वो निकले ना निकले, वो एक निकले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ 50 आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप लोग उसके साथ, मसलन जैसे हमने 8 को इलेक्शन लड़ा, अगर तमाम लोग पब्लिक एट लार्ज इन जनरल आकर सबको वोट ना करती तो आज हमारी कोई पार्लियामेंट्री प्रेजेंस ही ना होती सिरे से। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा ज़रूरी है कि लोग जो है उसमें शामिल होंगे, और अगर लोग उसमें शामिल हो जाएंगे देन इट विल हैव एन इम्पैक्ट, अगर पब्लिक एट लार्ज शामिल होगी। अच्छा शेख साहब, अक्सर तहरीक अरूज उस वक्त पकड़ती है जब उन्हें नज़र आता है कि हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। इस वक्त में पीपल्स पार्टी और नून लीग की शदीद तरीन आपस में लड़ाई जारी है। वो कोई उसे नूरा कुश्ती कहे या उसे जैनवन कहे, जो भी कहे, आज के दिन पीपल्स पार्टी के सदर से इस्तीफ़ा मांगा गया है, पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह MQM भी जो है इंतशार का शिकार हो गया है, काफ लीग भी नाराज़ है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान ने भी कर इलेक्शन पे एहतजाज किया है। तो इन हालात में जब हुकूमत परेशानी की हालत में, और मोहसिन नकवी साहब का वो खिताब जो है खासकर, इन सारे मामलात के बाद क्या तहरीक इंसाफ समझती है कि अब ही वो वक्त है कि जिसमें हमें वो हासिल चीज़ हो सकती है जिसके लिए हमने कोशिश करनी है या जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे? पॉलिटिकल पार्टी जो है सर, वो इस किस्म के माहौल और इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा अवेल करती हैं। मैं कोई बहुत बड़ी बात तो इससे नहीं करूँगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा कि उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी कह रही शुरू हो गई। जो माहौल राणा साहब मैनू नज़र आ रहा है और जो गुफ्तगू चल रही है आपके लाहौर और इस्लामाबाद के सर्कल्स में, वो तो लगता है दो बंदी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ इस्तेकाम वालों की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि जी वो अब इसमें तीसरे फेज़ में हिस्सा नहीं लेंगी। ऑब्वियसली जब जूते पड़ रहे हों और जिनके सर के ऊपर आप इलेक्शन लड़ रहे हों वो भी आपको लिफ्ट ना कराएं, तो फिर तुसी मतलब शर्मिंदगी तो पची हो के जलील हो के लितर खा के फिर यही करना होता है। इलेक्शन छोड़ना था ना, तो जैसे हमने कहा था कि हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं, जब वो दुख में हैं तो हम उनके घर पर्चियाँ मांगने नहीं जा सकते हैं। ये तो हम अपने हलकों में भी नहीं करते हैं। इलेक्शन के दौरान अगर किसी के घर मौत फौत हो जाए तो हम मोहल्ले में उस दरवाज़ा कैंपेन के दौरान नहीं खटखटाते, क्योंकि ये बड़ा ही शर्मनाक मामला होता है कि उन्होंने इतना नुकसान हुआ तो पर्ची मंगन आ गए। हमने कहा था कि अगर आप कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं तो कश्मीरी इलेक्शन नहीं चाहते, और हमारी बात ठीक हुई। आप टर्न आउट देख लें वो कितना लो है, और फिर ये लितर खा के उन्हें बैठे नहीं। अच्छा, आपने कहा कि काफ लीग वाले नाराज बैठे हैं। काफ लीग वाले केड़ा मैटर कर देने किन्ने को बंदे ने वो नाराज हो या राजी हो, तो पता है एक खून दी मार ने उन्होंने की हैसियत है। तीसरी बात जो है कि क्या आपने जो असल चीज़ पूछी, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये वक्त आ गया है, ऐसे महसूस होता है। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, वो बेहतर समझती है कि ये एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने। हम तो पहले दिन से कहते चले हैं ये मैंडेट छोड़ थे, अब ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं 47 ऐसी चुक्या सी काम पे 47 तो साड़ी मैंडेट चोरी करके लै गए अज दोवें एक दूसरे 47 कह रहे। ठीक है, अच्छी बात है, हैविंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन, यू नो। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक दूसरे को अब ताने दे रहे हैं। वो कह रहे तुम वज़ीर आला नवाज शरीफ को कह रहे बिलावल के तुसी पहली बार वज़ीर आला किवें बने सन, वो अगलियां इन्होंने गल्लां सुना रहे। तो ये अपनी औकात और अपनी हैसियत दोनों घर खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। हम तो बताते हैं, हमारा वोटर तो हम पे यकीन करता है, जो हमारा वोटर नहीं होगा वो कहता है ये मुखालिफ ने इस वास्ते साढ़े खिलाफ गल्लां करते थे। अज नून लीग वाले भी अपने एलाइज के मुँह तो अपनी तारीफा सुन लैन बैठ। मुनाफिकत और बेशर्मी की अगली इंतहा भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई जी ये 47 वाले हैं, ये 2 नंबर है, ये पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नून लीग वाले।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाओ, ऐलान करो। मुनाफिक करते हो, अवाम को पागल समझते हो, अवाम को उल्लू बनाते हो। और दूसरी तरफ सर, दूसरी तरफ तुसी देखो बेबसी शेख साहब 2 सवाल है। अब एक सर एक वन लाइन अगर तुसी इजाजत देख लें। जी जी प्लीज। तो वो जो है वो मतलब कैबिनेट के अंदर 3 वजीरों से बंदा अपनी तारीफें सुनने के बाद भी फिर उसी कैबिनेट में बैठा, मतलब समझ रहे हैं आप। तो ये दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह ताला बेनकाब कर रहा है जो जुल्म, जो ज्यादती, जो फ्रॉड इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से किया था, उसका मैंडेट चोरी करके उसके कायद को 3 साल से अंदर रख के अल्लाह ताला जो है इनकी हैसियत लोगों के सामने आश्कार कर रहा है। जी साकिब साहब। शेख साहब दो सवाल है सर। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से हमने सुना था कि कुछ मीटिंग्स चल रही हैं पीटीआई की उनके साथ बिहाइंड द सीन कि शायद कोई जो है वो इत्तेहाद बने आपका। एक तो उस पर उसके कमेंट कर दीजिएगा कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि फ़र्ज़ करें 5 अगस्त को आप एक लॉन्ग मार्च या कोई भी अनाउंसमेंट कर देते हैं तो क्या उसमें मौलाना को शामिल करने के हवाले से कोशिश हो सकती है? एक सवाल सर। दूसरा, जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है या नए सूबों की बात हो रही है, तो इमरान खान साहब का एक क्लिप वायरल है आजकल जिसमें वो इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बात कर रहे हैं या डिवीजनल सतह पे इख्तियारात की मुंतकिली की बात कर रहे हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर आगे चलकर 28वीं तरमीम आती है, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है, पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती और पीटीआई को ये कहा जाता है कि आप आए को गिव एंड टेक होने की कोई तवक्को हो, तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी सर? और इसमें बता दें कि सूबे जो हैं, सूबे बनाने के हक में आप हैं? पहली गल सर, मौलाना फजलुर रहमान सूबाई हुकूमत के कुछ दोस्त हैं जिनके हवाले से ये खबर आई कि वो उनके साथ इंगेज कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पहले दिन से ही, जैसे ही हम अपोजिशन में बैठे हमारे साथ ये मैंडेट का डाका हुआ, खान साहब ने कहा कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आप बनाएं, तमाम अपोजिशन की कुव्वतों और आवाज़ों को एक होना चाहिए ताकि हम आवाज़ हो के इस पस्ताई निज़ाम और इस बिठाई हुई हुकूमत जो है उसका मुकाबला किया जा सके। एक साहब बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।